बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fourth lecture of chapter 2 Natural Numbers and Whole Numbers, dated on 4th September 2020. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ चैप्टर 2 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वर्सेस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन and multiple choice questions of chapter 2. Closure property. Closure property of addition. Closure addition की closure property ये है कि अगर दो नेचुरल नंबर्स को आपस में ऐड किया जाए तो उनका आंसर भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे कि 5 एक नेचुरल नंबर है और 12 एक नेचुरल नंबर है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, और 17 भी एक नेचुरल नंबर ही है। इसी तरह से 0 एक होल नंबर है और उसके अंदर 10 यानी एक दूसरा होल नंबर ऐड किया गया है और आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो भी एक होल नंबर ही आ रहा है, जो आंसर आ रहा है 10। तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि जब दो नेचुरल नंबर्स को या दो होल नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर नेचुरल नंबर ही आए या फिर होल नंबर ही आए। अगर दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, और अगर होल नंबर को ऐड करें तो आंसर होल नंबर ही आए। ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। सब्ट्रैक्शन के ऊपर अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो कभी तो आंसर नेचुरल नंबर ही आ जाएगा या होल नंबर ही आ जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि आंसर नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं आएगा। अब जैसे कि 5 में से जब 3 को माइनस किया तो आंसर आ गया 2, यानी कि 5 और 3 क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, तो आंसर क्या आ गया, नेचुरल नंबर ही आ गया। ठीक है। इसी तरह से जब 8 में से 8 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। अब दो नेचुरल नंबर्स को जब आपस में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आ गया, 0। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमने देखा कि 3 में से जब हमने माइनस किया 4 को तो आंसर आया -1। अब -1 तो ना ही नेचुरल नंबर होता है और ना ही होल नंबर होता है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई हो जाती है। जब हमने 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 13। 13 भी एक नेचुरल नंबर है और 1 भी एक नेचुरल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये बताती है कि जब दो नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी क्या आ जाए, नेचुरल नंबर ही आ जाए। ठीक है। इसी तरह से जब दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी होल नंबर आ जाए। तो जब 0 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी क्या आ गया, होल नंबर में ही आ गया। लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आंसर अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर नेचुरल नंबर ही आ जाए, और कभी ऐसा होता है कि अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर नेचुरल नंबर ना आए या होल नंबर ना आए। ठीक है। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि 12 जो है वो एक नेचुरल नंबर है और 4 भी एक नेचुरल नंबर है, तो आखिर में आंसर क्या आ रहा है, 3, वो भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। जब 12 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है। तब भी क्या आंसर आ रहा है, नेचुरल नंबर या होल नंबर ही आंसर आ रहा है। लेकिन जब 12 को 16 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं आया। ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, और फ्रैक्शन होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होता। ऐसा कब होगा, जब न्यूमरेटर के अंदर छोटा नंबर आ जाए और डिनोमिनेटर के अंदर छोटा नंबर आ जाएगा, तो क्या होगा,
आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आ जाएगा जो कि ना होल नंबर होगा और ना ही नेचुरल नंबर होगा। इसी तरह से अगर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आ जाए और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर आ जाए तब भी ऐसा पॉसिबल है कि ना नेचुरल नंबर आंसर आए और ना होल नंबर आंसर आए। एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 1/2, तो 1/2 भी हमारा जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता ना होल नंबर होता है। और 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, वो भी क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता और ना ही होल नंबर होता है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर तो अप्लाई होती है मगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद हमने डिस्कस करनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी थी वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं या तीन नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो अगर उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, जैसे कि 0 + 12 को मैंने 12 + 0 लिख दिया, तो इन दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 12 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि 12 और 12 आपस में इक्वल होते हैं वैसे ही 0 + 12 और 12 + 0 भी आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से 75 + 21 का जो आंसर आएगा वही आंसर 21 + 75 का भी आएगा। तो 75 + 21 और 21 + 75 दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। कुछ भी नहीं किया गया है इसमें सिवाय 75 और 21 की पोजीशन को चेंज करने के अलावा। पहले 75 और 21 75 पहले लिखा हुआ था, 21 बाद में लिखा हुआ था। अब 21 पहले लिख दिया और 75 बाद में लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी अप्लाई नहीं होती। अगर मैं 15 में से 12 माइनस करता हूं तो आंसर आता है 3, जबकि 12 में से 15 माइनस करता हूं तो आंसर आता है -3। तो क्या 3 और -3 आपस में इक्वल होते हैं, नहीं होते। ठीक है, तो इसी तरह से 15 - 12 और 12 - 15 आपस में क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई हो जाती है। जैसे कि अगर 13 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 13 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो 13 × 1 और 1 × 13 आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह से अगर 20 को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को 20 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो दोनों सूरतों में 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो या 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों सूरतों में क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए 12 × 15 और 15 × 12 क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। चाहे ठीक है, 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, जबकि जब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। तो 4 और 1/4 जैसे कि आपस में इक्वल नहीं होते, इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 12 भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी हमने ये सीखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई हो सकती है मगर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं हो सकती। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि अगर दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हों, और ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है कि पहले 12 + 15 को ऐड किया जाए और फिर जो इसका आंसर आए उसके अंदर 7 को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पर पहले 7 और 12 को ऐड किया गया है और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, हमने 15 को ऐड कर दिया। तो 12 + 15 हो जाएंगे हमारे पास, 12 + 15 का आंसर होगा 27 और 27 + 7 का आंसर होगा 34। इसी तरह से राइट साइड पर 7 + 12 का आंसर आएगा 19 और 19 + 15 का आंसर क्या आएगा, 34 ही आएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर अप्लाई हो सकती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं और उसके अंदर दो नंबर्स को पहले ऐड कर लिया जाए और बाकी तीसरे नंबर को उसके बाद उसके आंसर के साथ ऐड कर दिया जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, उसका आंसर बिल्कुल वैसे ही सेम आएगा जैसे दूसरे दो नंबर्स को आपस में पहले ऐड कर दिया जाए और उसके आंसर को जो तीसरा नंबर है उसके अंदर उसका आंसर ऐड कर दिया जाए।
जैसे कि यहाँ पर 12 प्लस 15 को पहले ऐड किया है और उसके अंदर 7 को बाद में ऐड किया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 7 प्लस 12 को पहले ऐड किया है और उसके बाद उसके अंदर 15 को ऐड किया है। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर पहले 2 प्लस 8 को ऐड किया है और उसके आंसर में 6 को ऐड किया है, तो 2 प्लस 8 हो जाएंगे 10 और 10 प्लस 6 16, ठीक है। जबकि दूसरी साइड के ऊपर पहले 8 प्लस 6 को ऐड किया है तो 8 प्लस 6 हो जाएंगे 14 और 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा 16। तो दोनों सूरतों में दोनों साइड पर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं 12 माइनस 5, 12 में से 5 को पहले माइनस करूंगा और उसमें से 7, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 17 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 12 माइनस 5 का आंसर आएगा 7, और जब 17 में से मैं 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10। जबकि दूसरी साइड पर जब मैं 17 में से 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5, और 5 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 0। अब जैसे 10 और 0 आपस में इक्वल नहीं होते, वैसे ही 17 माइनस ब्रैकेट 12 माइनस 5 जो है वो आपस में इक्वल नहीं, वो और 17 माइनस 12 को पहले माइनस करके जब 5 से माइनस करेंगे तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है कि अगर 19 जो है पहले 14 और 6 को 14 में से 6 माइनस करें और उसके बाद जो आंसर आए उसे 19 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे आंसर आएगा 8, और जब 8 को 19 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11। जबकि दूसरी साइड पे जब 19 में से 14 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, और जब 5 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब इन दोनों का आंसर तो सेम नहीं आ रहा। जब इन दोनों का आंसर 11 और -1 आपस में इक्वल नहीं होते तो इसी तरह से ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। अब तीनों नंबर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले मैंने 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 5 जा 20, 23 जा आंसर क्या आ रहा है 60। जबकि जब राइट हैंड साइड पर मैंने 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 3 इंटू 4 का आंसर क्या आ रहा है 5 इंटू 3 का आंसर आ रहा है 15, और 15 इंटू 4 का आंसर क्या आएगा 60 आएगा। इसी तरह से एक तीसरी एग्जांपल है जिसमें 4 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया गया है तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो तीनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। तो जब तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है और बाद में उसके आंसर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर, या तीनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन के ऊपर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 8 में से 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, और जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। जबकि राइट हैंड साइड पे जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो 2 जैसे 4 के बराबर नहीं होता, वैसे ही ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के ऊपर अप्लाई हम नहीं कर सकते। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसका रूल ये है कि द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो साइंस एक साथ नजर आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 7 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका सम जो है 7 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद 7 जो है वो 15 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो उन दोनों के आंसर्स जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहाँ 7 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई हुआ और 7 जो है वो 15 से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो दोनों सूरतों में इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो हम उसे ऐड कर लें, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम 7 और 12 और 15 को पहले ऐड कर लें और उसके बाद उसका जो आंसर आए उसे 7 से मल्टीप्लाई कर लें। तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। जैसे कि सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 12 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 27 आएगा, और 27 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 7 का आंसर आएगा 189। 12 और 17 का आंसर आ गया, 12 और 15 का सम आ गया
27, और जब 27 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया। यहाँ पर मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पेन ले लिया। अब यहाँ पर ये 7 जब से 27 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 189 आंसर आएगा। अब जब मैं 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 84, और जब मैं 7 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 105। अब जब मैं 105 और 84 को आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर जो है वो 189 ही आएगा। तो जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है। इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है, इसके अंदर पहले 8 + 7 को प्लस किया है तो आंसर आएगा 15, और जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 225। जबकि राइट हैंड साइड पर 8 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 105। सॉरी, 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120, और जब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 105। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225, जो कि आपस में इक्वल है। तो जैसे कि 225 और 225 आपस में इक्वल हैं, वैसे ही ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद आता है न्यूमरेशन सिस्टम। पाकिस्तानी न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम आपस में अलग अलग है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, अक्सर आपने सुना होगा कि डॉलर्स जितने भी होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को फॉलो करते हैं अमेरिकन, और हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को फॉलो करते हैं। अब यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000 तक जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। पाकिस्तानी न्यूमरेशन सिस्टम के अंदर भी सेम होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर भी सेम होते हैं। यूनिट के इक्वल होता है, टेंस के इक्वल होता है, हंड्रेड्स के इक्वल होता है, थाउजेंड्स के इक्वल होता है और 10,000 के इक्वल होता है। लेकिन जब हम लैक पर जाते हैं, जब हम 5th डिजिट पर पहुंचते हैं, लेफ्ट साइड से जो लास्ट 5th डिजिट होता है वो लैक का डिजिट होता है। तो जो 1 लाख है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसके इक्वल होता है, 100,000 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह से जो 10 लाख होता है वो 1 मिलियन के इक्वल होता है, और इसी तरह से जो 1 करोड़ होता है वो 10 मिलियन के इक्वल होता है, और जो 10 करोड़ होता है वो 100 मिलियन के इक्वल होता है, और 1 अरब 1 बिलियन के इक्वल होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला MCQs है, उसमें वो कह रहे हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0 एडेड टू 8 बिकम्स सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। तो ये आंसर क्या है, ट्रू है। इसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर 3,24,901, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब रीड करेंगे तो 1 क्या है, यूनिट, 0 क्या है, टेंस, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हंड्रेड्स को, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाउजेंड्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से पोजीशन ऑफ 8 हमें बतानी है इस नंबर के अंदर जो गिवन है 859,637 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम रीड करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, यूनिट, 3 क्या हो जाएगा, टेंस, 6 क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स, 9 क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स, 5 क्या हो जाएगा, 10,000 और 8 क्या हो जाएगा, लैक्स। तो इसका आंसर है लैक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको 800,000 क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी न्यूमरेशन सिस्टम के अंदर
तीन डिजिट्स के बाद कॉमा पाकिस्तानी न्यूमरेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास दो डिजिट्स के बाद कॉमा लगा हुआ होता है। सिर्फ शुरू के जो 3 डिजिट होते हैं उसके ऊपर हमारे पास पहले शुरू के 3 डिजिट्स में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा हुआ होता है, जैसे कि 637 से पहले कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, बाकी इससे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उसके अंदर दो डिजिट्स के बाद कॉमा लगा हुआ होगा पाकिस्तानी न्यूमरेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हम ऐसे पहचानेंगे अगर दो डिजिट्स के बीच बराबर में कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी न्यूमरेशन सिस्टम में हमें आंसर बताना है। ठीक है, और अगर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, सब डिजिट्स में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। और वैसे भी हमारे पास इस ब्लैंक के अंदर 100,000 का ऑप्शन ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या होना था, 8 लाख ही होना था। अब ब्लैंक नंबर 4 है, उसके अंदर क्या है कि 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि 1 बिलियन इक्वल होता है 1 अरब के। अब अगर 1 बिलियन 1 अरब के इक्वल होता है तो 5 बिलियन 5 अरब के इक्वल होंगे, तो 5 बिलियन 5 अरब से बड़ा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया इसका, फॉल्स हो गया। ठीक है, ना ही 5 बिलियन जो है 5 अरब से छोटा है और ना ही बिलियन करोड़ के इक्वल होता है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सम ऑफ 2 3 डिजिट्स नंबर्स इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। के 3 डिजिट के नंबर के अंदर अगर 3 डिजिट का नंबर ऐड किया जाए, ठीक है, तो क्या उसका आंसर हमेशा 3 डिजिट नंबर ही आएगा? तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 3 डिजिट के नंबर के अंदर अगर 3 डिजिट का नंबर ऐड करें तो आंसर 3 डिजिट ही आ जाए। मिसाल है कि अगर 222 के अंदर 22333 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 555। लेकिन अगर 999 के अंदर 888 ऐड कर देंगे तो अब हमारा आंसर सेम नहीं आएगा, अब हमारा आंसर 3 डिजिट का नहीं आएगा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मिसाल है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 111 और उसमें ऐड करता हूँ 222, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 333। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 9 9 और 9 के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 222, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 + 2 11, 1 बोरो हो जाएगा, 9 + 2 11 और +1 12, और यहाँ पर 1 बोरो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 + 2 11, 11 और 1 12। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 3 डिजिट्स के बजाय 4 डिजिट का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फॉल्स है। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर के अंदर ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा हमेशा 3 डिजिट का आए, ये ज़रूरी नहीं है। कभी 3 डिजिट का नंबर आ भी सकता है जैसे कि आ रहा था, और कभी ऐसा भी होगा कि 3 डिजिट का नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पर MCQs नंबर 6 है कि क्या 1 मिलियन जो है वो कितने लाख के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स। तो अभी अभी हमने न्यूमरेशन टेबल के अंदर देखा था कि 1 मिलियन जो है वो 10 लैक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पार्ट बी है। इसका आंसर है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स। यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने करना यह है कि तमाम प्रॉपर्टीज जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक, और जो न्यूमरेशन सिस्टम का टेबल हमने आज डिस्कस किया वो, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर 2 के आज हमने डिस्कस किए वो, ये तीनों काम आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, आपने अपनी कॉपी में काम उतारना है और रिवाइज करना है अपना लेक्चर चैप्टर 2 का। तमाम लेक्चर्स आपने वेब पोर्टल से रिवाइज करने हैं, सही है, ताकि ट्यूसडे को आप चैप्टर 2 का टेस्ट दे सकें। तो टेस्ट के लिए तमाम लेक्चर्स आपने फिर से देखने हैं, अच्छे तरीके से टेस्ट की तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स टेस्ट में कंडक्ट करने। ट्यूसडे के दिन 10:20 पर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन याद रहे कि टेस्ट के ऊपर लिंक क्लिक करके टेस्ट भी अटैम्प्ट करना है, साथ ही जूम की क्लास भी अटेंड करनी है। तो जूम के बटन पे क्लिक करके जूम की क्लास भी आपने लाजमी अटेंड करनी है।
जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।